Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today in environment and ecology session, we will be starting with greenhouse gases and क्या उनके different sources होते हैं. अगर greenhouse gases के contribution की बात करते हैं, the global warming सबसे top पे आता है water vapor, then comes the carbon dioxide, then comes methane, then nitrous oxide. इसके अलावा आता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन. ओजोन की हम बात कर चुके हैं पहले भी. बैड ओजोन होता है, गुड ओजोन होता है. अगर स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड है, दैट इज 15 to 30 किलोमीटर्स के बीच में, तो दैट इज कंसिडर्ड एज गुड ओजोन. अगर ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका बढ़ जाता है, और भी ज्यादा हीट ट्रैप ये करता है, एंड बेसिकली जो वार्मिंग है हमारे एटमॉस्फेयर की उसमें रिजल्ट करता है. तो इट इज बैड ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर. इसके अलावा CFCs, तो ये पूरा हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में है. इसके अलावा फ्लोरिनेटेड गैसेस क्या होती हैं, इनका काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, जिसमें से हमारा HFCs, CFCs, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, ये सब इंक्लूडेड होते हैं इन फ्लोरिनेटेड गैसेस में. फ्लोरिनेटेड गैसेस के एमिशन की बात करते हैं तो 5.5% बढ़ गया है. इसके बाद मीथेन का एमिशन बढ़ गया है, एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड का भी एमिशन बढ़ गया है. अगर सबको कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड से एंड बाकी दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेरिक लाइफ कितना होता है एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना होता है, तो इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं सबसे ज्यादा. अगर बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना होता है 100 ईयर्स के टाइम स्केल पे बात करें, तो जो SF6 होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है. एंड एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम मतलब सबसे ज्यादा साल तक वो रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में. जैसे हमने देखा था ब्लैक कार्बन शॉर्ट लिव्ड एयरोसोल पार्टिकल होता है, तो वो सिर्फ कुछ कुछ सालों के लिए एटमॉस्फेयर में रहता है एंड देन एब्जॉर्ब हो जाता है. मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जितने भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस दिए गए हैं, सबका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से काफी ज्यादा है. जिसमें मीथेन आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आ जाते हैं, बट सबसे ज्यादा SF6 जो होता है, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उसका होता है. देन नेक्स्ट आता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसके बाद आता है NF3, दैट इज नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड. इसके बाद आता है हमारा HFCs, देन CFCs, फिर नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड, देन मीथेन, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड. एंड ऐसे ही अगर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम की बात करते हैं तो SF6 सबसे ज्यादा होता है, देन NF3, एंड जो पैटर्न सेम हमारा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में फॉलो हो रहा था. ग्रीन हाउस गैसेस और उनके डिफरेंट सोर्सेज की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है. हाँ जी. आई वुड ऐड ओजोन लेयर की हम बात कर रहे थे तो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए वीना कन्वेंशन इज देयर 1985. इसके अंडर वी हैव द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व्हिच इज टू रिड्यूस CFCs एंड देन लेटर ऑन वी हैड द किगाली अमेंडमेंट दैट वाज फॉर HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. हम्म. हाँ जी. सो नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैसेस और उनके मेजर सोर्सेज. सो कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल कंबशन से, सीमेंट प्रोडक्शन से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उधर से एमिट होता है. इसके अलावा मीथेन की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से काफी ज्यादा जो मीथेन है वो एमिट होता है. इसके अलावा फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा होता है, जो माइनिंग साइट्स होती हैं या फिर इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे उसका और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, लैंडफिल्स, यहाँ से काफी ज्यादा मीथेन प्रोडक्शन होता है. नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर का यूज जब हम करते हैं, बायोमास या फिर फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है, एंड ऑल्सो इंडस्ट्रीज से. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स दोनों रेफ्रिजरेंट्स जब यूज करते हैं, जब टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए हम रेफ्रिजरेंट्स को यूज करते हैं, जिसमें फ्रिज हो गया या फिर AC हो गया, वहां से ये ज्यादातर एमिट होता है. इसके अलावा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करते टाइम एमिट होता है. एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, जो कि सल्फर SF6 के बाद सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, उसका कितने साल वो रहता है. तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर जब हम करते हैं तो NF3, हाँ NF3 जो है वो एमिट होता है. तो SF6 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के टाइम पे, एंड NF3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे. सो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हुआ है विद ओवर, अगर हम कंपेयर करते हैं प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके अभी तक 2015 तक 40% इंक्रीज हुआ है.
मिथेन की बात करते हैं, प्राइमरी सोर्स उसका जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहाँ से सबसे ज्यादा आता है। जब मेन्योर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डिके करता है वेटलैंड्स में भी, जैसे देख सकते हैं जो कि वाटर क्लॉग्ड एरिया होते हैं, तो वहां से मिथेन रिलीज होता है। फिर नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन जब कर रहे होते हैं, अगर तब लीकेज हो जाता है तो मीथेन रिलीज होता है। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, वहां से भी मीथेन का एमिशन देखा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, एक्सेसिव यूज जब होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का, या फिर ऐसा बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है। फॉसल फ्यूल बर्निंग जो होती है, नाइट्रिक एसिड और सिंथेटिक फाइबर जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज होता है, वहां से नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है। HFCs और CFCs हमने देखा कि रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो, वहां से यूज होता है। फायर रिटार्डेंट्स में, फायर रिटार्डेंट से, सॉल्वेंट्स का यूज करने से, एयरसॉल प्रोपेलेंट्स का जब यूज होता है तो HFCs का एमिशन होता है। इनको रिप्लेसमेंट की तरह यूज किया जाता है, इनको रिप्लेसमेंट की तरह यूज किया जाता है। एक सेकेंड। तो HFCs की हम बात कर रहे थे, रिप्लेसमेंट की तरह HFCs को यूज किया गया था ऑफ CFCs एंड HCFCs which was phased out under the Montreal Protocol. बट GHG से भी ज्यादा पावरफुल हमने देखा HFCs को। एंड जो यूएस है वो ट्राई कर रहा है HFCs को इंक्लूड करने का इन दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इवन दो वो भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस में आते हैं। HFCs भी आता है ना ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस में। ये लिखा तो है दे डू नॉट डिप्लीट ओजोन, नहीं आते बट हार्मफुल है, एम्पलीफाइंग इफेक्ट कुछ हो सकता है ओके। सेकेंडरी, बट डायरेक्टली दे हम्म। डू नॉट डिप्लीट ओजोन। हम्म। इसके बाद PFCs, पर फ्लोरोकार्बन्स, वो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जब हम करते हैं या फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तो ज्यादातर एमिशन उनका देखा जाता है। SFCs और NF3 हम देख भी चुके हैं। SF6 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन जब हो रहा है, या फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट जब हम बना रहे हैं, सर्किट ब्रेकर्स जैसे जब बनाते हैं हम, तो इनका एमिशन देखा जाता है। वहां से अगर लीकेज इनका होता है तो NF3 की बात करते हैं, तो जैसे PFCs को हम यूज करते हैं वैसे ही इनका भी यूज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर, तो SF6 और NF3 सेमीकंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इनका एमिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। HFCs जो हैं ओजोन डिप्लीट नहीं करते, बट हम उसको रिड्यूस क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज वेरी हाई, तो इसलिए कि गाली हम्म। अमेंडमेंट में HFCs इंक्लूड किया गया। ओके। हम्म। तो CFCs और HFCs की बात की जा रही है कि पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको इंक्लूड नहीं किया था क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योंकि ऑलरेडी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इंक्लूडेड थे, वहां पे इसको फेज आउट करने की बात की जा रही थी। Only molecule that is containing both chlorine and fluorine, they deplete the ozone layer. तो इसलिए फ्लोरोनेटेड कंपाउंड्स सच एज HFCs, NF3, SF6 और PFC, ये डिप्लीट नहीं करते ओजोन लेयर को, बट इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होंगे वही डिप्लीट करेगा ओजोन लेयर को। इनमें से फ्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए ये डिप्लीट नहीं करते। इसके बाद व्हाट इज लाफिंग गैस एंड टीयर गैस। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उसी को ही बोलते हैं। इट इज कलरलेस नॉन फ्लेमेबल गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, मेटालिक सेंट और टेस्ट होता है, वाटर सॉल्युबल भी होती है। ओके। इसके बाद अगर बात करें, इसको मेडिकल यूजेस, मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे एनेस्थेटिक या फिर पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। सर्जरी एंड डेंटिस्ट जो है वो इसको ज्यादातर यूज करते हैं। गैसेस है डिफरेंट डिफरेंट और उनके केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखा लाफिंग गैस दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा स्लीपिंग गैस होती है दैट इज हैलोथेन वेपर, उसका कंपाउंड नेम होता है। फिर टीयर गैस दैट स्टैंड्स क्लोरो बेंजा बेन बेंजालेमेनो नाइट्राइल बोलते हैं। तो ये तीन गैसेस हो जाती हैं।
नाइट्रस ऑक्साइड इज लाफिंग गैस। 1950 से लेके 2011 तक वर्ल्ड बेसिस पे देखें तो सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं 27% बाय यूनाइटेड स्टेट्स हुआ है, देन 25% बाय यूरोपियन, इसके बाद 17% जो है दैट इज फ्रॉम मेक्सिको, एंड देन 11% फ्रॉम चाइना। बट अभी जो अगर हम टॉप 3 एमिटर्स की बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आई थिंक इट इज चाइना, यूएस एंड देन ईयू। आप एक बार चेक कर लो I'll cross check. अगर करंट डेटा की बात करें तो 2011 तक की है। यूएस, चाइना एंड इंडिया टॉप 3 में होंगे। हाँ, टॉप 5 में अगर चाइना, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की इंडिया, सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। चाइना, यूएस, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ये सीक्वेंस है। देन कम्स ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन सेक्टर वाइज कितना ज्यादा हो रहा है, कौन सा सेक्टर ज्यादा करता है। तो इसमें बात आती है सबसे ज्यादा 29 अप्रोक्सीमेटली 30% जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आता है। देन इट कम्स फ्रॉम 27% फ्रॉम एनर्जी सेक्टर। इसके बाद इंडस्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट जो भी है हमारी, वहां से 22% टोटल आता है। देन कम्स द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद कमर्शियल सेक्टर एंड देन रेजिडेंशियल सेक्टर। सो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का हाईएस्ट है, एंड देन एनर्जी एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फोर्थ नंबर पे एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ से आता है, एग्रीकल्चरल सॉइल से आता है, फॉर्मेंटेशन होता है वहां से एमिशंस आते हैं, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, स्टबल बर्निंग जो होती है वहां से, मेन्योर का डिस्पोजल कैसे हो रहा है, मैनेजमेंट कैसे हो रहा है उधर से, एंड ऑल्सो फ्रॉम राइस कल्टीवेशन यहाँ पे देखा जा रहा है। सो जो एग्रीकल्चर है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 73% ऑफ द मीथेन एमिशन। तो मीथेन का सबसे ज्यादा एमिशन एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर से ही आता है, जो पोल्ट्री सेक्टर है एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की बात करते हैं तो 30 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज जो हैं वर्ल्ड में, उसमें से 22 आर इन इंडिया, एंड दिल्ली जो है इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड कैपिटल। यहाँ पे ग्लोबल कार्बन एटलस की भी बात की जा रही है, जिसमें इंडिया जो है इट रैंक्स थर्ड इन द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस व्हिच आर बीइंग एमिटेड एनुअली, जिसमें इट इज अराउंड 2.6 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। इंडिया का पर कैपिटा एमिशन की बात करते हैं तो इट इज जस्ट 1.8 टन्स व्हिच इज सिग्निफिकेंटली लोअर। अगर वर्ल्ड एवरेज की बात करें दैट इज 4.4 टन्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट से कंट्रीज जो इम्पैक्ट हो रही हैं उसमें जैसे जर्मन वॉच की बात करें, उसने जो रिपोर्ट हमें दी है उसमें इंडिया 7th नंबर पे आता है इन वर्ल्ड। एंड लॉसेस की बात करें इंडिया को 2019 में कितना होता है तो 69 बिलियन डॉलर्स ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एनर्जी सेक्टर जो है इट इज द हाईएस्ट एमिटर दैट इज 44%। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लैंड यूज सेक्टर, एंड जो रिमेनिंग सेक्टर है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और वेस्ट सेक्टर। ये मैं एक बार कंफर्म करके डेटा डाल दूंगी ग्रुप पे। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी अगर टोटल इमिशन की बात करते हैं तो 1994 से 2016 तक कम हुआ है इसका टोटल एमिशन, 28% से 14% तक आया है एमिशन एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इंक्रीज हुआ है। 2018 में हमने देखा 650 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन देखा गया, विच इज सिमिलर टू द चाइनाज एमिशन एग्रीकल्चर सेक्टर से कंपेयर करें तो। आप जो भी बोल रहे थे कहाँ से रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस कौन से केस में हुआ है? टोटल एमिशन की अगर बात करें तो जिसमें मीथेन वगैरह भी होगा, या अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की बात करते हैं तो वो इंक्रीज हुआ है, बट अगर तो टोटल एमिशन की बात करते हैं। टोटल मतलब टोटल ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हैव हाँ रिड्यूस्ड। जी, हाँ जी, ओके, टाइम पीरियड। 1994 से 2016। ओके, ठीक है। हम्म।
और जो एग्रीकल्चरल एमिशंस आ रहे हैं हमारा, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें 19% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से, हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से आ रहा है। एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है हमारा 54.6% एमिट कर रहा है। इसके अलावा मोनोकल्चर की बात आ जाती है, जहाँ पे पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स जो हैं उनका रोल आ जाता है, जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होती है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, जीरो टिलेज और ये सब हम यूज कर सकते हैं। अनकल्टिवेटेड लैंड जो है उसको हम यूज कर सकते हैं ताकि कार्बन सिंक की तरह काम कर पाए। माइक्रो क्लाइमेट एक तरीके से हम डेवलप कर पाए। वाइल्ड लाइफ और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको यूटिलाइज कर पाए हम बेसिकली। मोनोकल्चर क्रॉपिंग जो है, इट लीव्स द सॉइल बेयर फॉर मच ऑफ द ईयर एंड इट रिलाइज ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स टू प्लो द फील्ड्स रेगुलरली। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ने की इसीलिए बात की जाती है। इंडिया का पहला एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम फॉर पार्टिकुलेट मैटर पीएम के लिए, तो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने ये प्रोग्राम लिया है, जहाँ पे मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम वो लेके आएंगे ताकि एयर पोल्यूशन को कम कर पाए। इसमें गवर्नमेंट जो है वो एमिशन की लिमिट सेट करेगी एंड इंडस्ट्रीज को अलाउ करेगी कि वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इन परमिट्स को, ताकि वो एमिशन कैप जो है उसके नीचे, एमिशन लिमिट जो है उसके नीचे ही रह पाए। कैप और ट्रेडिंग सिस्टम जो है इसको रिड्यूस किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट एमिशंस को कम करने के लिए, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाता है। गुजरात जो है वो वर्ल्ड में ऐसा पहला होगा जो कि पार्टिकुलेट मैटर पीएम जो होता है उसको रेगुलेट करने की बात कर रहा है इन द एयर पोल्यूशन सेक्टर। सो एमिशन कैप और ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे लेके आया जाएगा। जो प्लांट्स है दे कैन ट्रेड द परमिट्स विद ईच अदर लाइक एनी अदर कमोडिटी। फिर हाउ कैन वी अचीव द नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स हमें लेके आने चाहिए 2025 तक, इस्टेब्लिश कर देना चाहिए हमें जीरो, नेट जीरो स्टैंडर्ड्स फॉर न्यू बिल्डिंग्स, जो भी हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में आ रहा है उसको कैसे सस्टेनेबल बना पाए, वहां से एमिशन कैसे कम कर पाए। 2027 तक वी हैव टू बिगिन द यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसमें थ्योरियम बेस्ड, फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है एज एन ऑल्टरनेटिव। 2030 तक we have to set the zero emission standards for all the new car models। जो भी नई ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से हमने देखा कि कितना ज्यादा एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको करने के लिए 2035 तक वी हैव टू इंश्योर दैट 100% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज जीरो, इज क्रिएटिंग जीरो एमिशन। तो ये देखना होगा कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हम लेके आ सकते हैं कि जीरो एमिशन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को हम कर पाए, जहां और से हमने इंडिया का देखा जो टारगेट है दैट SF6 इज बाय और 2070, 2050 नहीं है। ये किसी और कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन का हुआ सोर्स, तो इंडिया का इज बाय 2070। ओके। हम्म, ठीक है, इसको देख लेंगे। सो यहाँ पे वही डिफरेंट आईपीसीसी के अंडर रिपोर्ट जो आती हैं उनकी बात की जा रही है। आईपीसीसी दैट वाज जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय डब्ल्यूएमओ एंड यूनेप 1988 में। इसके बाद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आए, क्योटो प्रोटोकॉल आया, उसका अडेप्टेशन हुआ 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट किया जा सके हमारे टेम्परेचर को, उसकी बात की गई। देन पेरिस एग्रीमेंट आया एंड ग्लोबल स्टॉक एक आया। तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे फ्लो चार्ट पे, जिससे पूरी पिक्चर हमारी क्लियर हो जाएगी। So thank you so much everyone for joining Ansarkari. Keep watching.